आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जब आप कैमरा उनके पास चले जाएगा तो आप खुद ही पहचान लेंगे कि हमारे साथ कौन है। मुनव्वर राणा जी, HW न्यूज में आपका स्वागत है। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 7 चरणों में मतदान है। आपका पहला रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा इस उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर। देखिए, मेरी मुस्कुराहट से आपको अंदाजा होगा कि कुछ न कुछ होने वाला है। लाख पहरे हों लगे शहर के दरवाजों पर, इनकलाब आने को होता है तो आ जाता है। तो उम्मीद यही है कि कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा, और बदलाव होना जरूरी भी है। बहुत मुद्दत तक किसी एक राजा का रहना किसी भी मुल्क के लिए खराब होता है। यही कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है कि किसी राजा का किसी मुल्क में बहुत देर तक गद्दी पे बैठना वहां की प्रजा की मौत का सबब बन जाता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में अगर बदलाव होता है तो हम उसको सलाम करते हैं, और हम शुक्र अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने उन गरीबों की, मजलूमों की, परेशान हालों की दुआ सुन ली, या उन लोगों की जो मर गए, जो मारे गए, जो बेकसूर भी मारे गए, जिनकी इज्जतें लूटी, इस्मतें लूटी गई, उन सब की दुआएं या उन सब की रूह जो है, उसने जो मांगा ऊपर वाले ने वही कर दिया। सर, अगर बदलाव नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? बदलाव नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि जो बात आज लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुल्क खाना जंगी की तरफ दौड़ रहा है, सिविल वार, तो उसी हालत में पहुंच जाएगा। क्योंकि कमजोर से कमजोर कीड़ा भी, कमजोर से कमजोर जानवर भी अपनी दुम पर किसी को बहुत देर तक खड़े होने की इजाजत नहीं देता है। जब आप गरीबों को, दलितों को, दूसरी कौम के लोगों को, मुसलमानों को, सभी को जब आप बिल्कुल दीवार के पीछे पहुंचा देंगे कि बैक टू वॉल, के वो कहीं और ज्यादा नहीं जा सकते हैं, तो उसी के बाद ये सूरत हाल पैदा होती है जिसको सिविल वार कहते हैं। कुछ भी हो सकता है। ये हिंदुस्तान की हर जनता को समझ लेना चाहिए कि इनकलाब उसी वक्त आता है जब आप ये फैसला कर लें कि जुल्म सहना, जुल्म करना, जुल्म देखना, जुल्म बर्दाश्त करना सब गुनाह है। और अगर आप गुनाहगार बनते रहे तो सिर्फ आपका नुकसान होगा। आपको इस बात की इजाजत है कि इलेक्शन हो रहा है, और अपना फैसला आप ये करके दिखाइए कि हम जिस हुकूमत को पसंद नहीं करेंगे वो हुकूमत उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। सर, लेकिन जो एग्जिट ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक बार फिर से सरकार यहाँ पर बनने वाली है योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की। देखिए, एग्जिट पोल जो है, ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल या एग्जिट जो भी हो, ये सब जो है ये लूप होल्स है। और जाहिर सी बात है कि जब इतने 50 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन खाली उत्तर प्रदेश सरकार ने ये न्यूज चैनल्स के मुंह पे मार दिए, 50 से 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन का जूता हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों के मुंह पर मार दिया, और उन चैनलों के मुंह पर मारा जिनके मालिक बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, उनके मुंह पर ये 50 करोड़ 100 करोड़ के जूते पड़ गए हैं। तो उनका जो भी बताएंगे पोल के बारे में वो उसी तरह से बताएंगे। बाकी ईवीएम मशीन फैसला करेगी, किस्मत फैसला करेगी, और तकदीर फैसला करेगी। जो हम कह रहे हैं वैसा ही नहीं हो सकता, जो आप सोच रहे हैं वैसा ही नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो खुदा भी करता है, भगवान भी करता है, गॉड भी करता है, अल्लाह भी करता है। तो भरोसा रखिए और इंतजार कीजिए। सर, कुछ दिनों पहले जब इलेक्शन
लगभग मुझे लगता है कि इस महीने की शुरुआत में ही बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुनव्वर राना जी को अब यूपी छोड़नी होगी। हाँ, हाँ, तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हमारे लिए कोई दुश्वार काम नहीं है। हाँ, हम चले जाएँगे यहाँ से। ये तो जिस नेता ने कहा है उसके और उसके जो भी लोग होंगे उनके लिए शर्म की बात है कि जिस शख्स के खानदान के तकरीबन 400 लोग 450 साल से उत्तर प्रदेश के शहर रायबरेली की मिट्टी ओढ़कर सो रहे हैं। अगर उस खानदान का, जिस खानदान के सब लोग पाकिस्तान चले गए, एक बहुत बड़े खानदान का पूरा हमारा खानदान, और हमारे बाप ने इनकार कर दिया था कि हम यहीं रहेंगे। यहीं जब हमारी दादी ने हमारे बाप से पूछा कि यहाँ तुम करोगे क्या, तो उन्होंने कह दिया था कि कोई काम नहीं मिलेगा, तो जो बुजुर्गों की कब्रें हैं वहीं बैठे रहेंगे, झाड़ू देते रहेंगे। तो अगर उस 70 साल के मुनव्वर राना को रायबरेली या लखनऊ छोड़कर अगर जाना पड़े, तो ये इस मुल्क के बड़े से बड़े नेता के लिए शर्म की बात है। उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पलायन इसको कहते हैं जो हम करने वाले हैं। सर, पिछले 5 साल की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आप कितना बदलाव देख रहे हैं? क्या सभी के साथ न्याय हुआ है? देखिए, न्याय का तो ये कोई खेल ही नहीं है। न्याय व्याय तो किसी के साथ नहीं हुआ। हमारे जो हुकूमत करने वाले थे, उनको शायद इस बात का होश ही नहीं था कि इलेक्शन भी आएगा। उनको शायद ये भी नहीं मालूम है कि आज नहीं तो कल आपको भी जाना है, चाहे दुनिया से हो, चाहे गद्दी से हो। तो गद्दी पे बैठने वालों को, चाहे 5 साल पहले वाले हों, चाहे 5 साल में आने वाले हों, उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी गद्दी किसी को बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करती है। अच्छे लोग वो होते हैं जो जाते-जाते अच्छे कर्म छोड़कर जाते हैं। तो पिछले 5 सालों में अच्छे कर्म नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। आम जनता बहुत परेशान हुई। ये जो बहुत शर्म की बात है साहब कि ये भीख में चावल वो चना दे दिया, तेल दे दिया, नून दे दिया। इसका मतलब है काम या नौकरी देने की बजाय आप भिखारी बना रहे हैं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के उस सूबे को भिखारी बना रहे हैं जो दुनिया का ऐसा सूबा है जिसमें बड़े-बड़े लोग पैदा किए, हर तरह की चीजें पैदा करता हो जो सूबा, वहां मालूम हुआ कि कम से कम 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे। आप 24 करोड़ 25 करोड़ बताते हैं, 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रात में भूखे सोते हैं। कम से कम 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस भीख के बावजूद भी जिनको भूखा रहना पड़ता है कि आप चना दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। और कितने दिन देंगे? 10 मार्च के बाद अगर आप जीत गए तो 11 मार्च को आप नहीं देंगे। लेकिन उम्मीद ये है कि अगर कोई और जीता तो शायद 11 मार्च के बाद भी वो मिले जो आज मिल रहा है। सर, एक मामला इस वक्त बहुत ज्यादा टीवी चैनल पे और देश में भी चल रहा है। कर्नाटक के स्कूल में हिजाब का मामला सामने आया। जी। यहाँ हम सभी ने वो तस्वीरें देखी और तस्वीरों में किस तरह से जो हरकतें हो रही है वो भी देखी। इस पर सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, असल में ये बहुत नाजुक मामला है। मैं एक बार अभी मैंने ये कल मेरे पास बहुत चैनल वाले आए थे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं बुखार में था। तो मैं कल कहीं मैं कोई बात कर भी नहीं सका। अब आज आपसे बात हो रही है इस पर। तो मैं एक बात कहूँ कि असल में सुप्रीम कोर्ट को बहुत से इख्तियारात अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ये इंतज़ार करना कि कोई आदमी एफआईआर करे या नोटिस दे या हुकूमत से गुजारिश करे, ज़ाहिर सी बात है जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े-बड़े लोग बैठे हैं वो भी तो हमारे जैसे आदमी ही है ना। कल जब वो उतरेंगे कुर्सी से तो उनकी हैसियत भी हमसे ज़्यादा नहीं रह जाएगी। तो होना यही चाहिए कि जो जिस कुर्सी पर बैठा है वहां से इस बात का ऐलान करे जो गलत हो रहा है, चाहे बुरके की बात हो, चाहे हिजाब की बात हो, चाहे किसी के साथ सोशल नाइंसाफी की बात हो। खुद इस बात को
जो हमारे जो कोर्ट कचहरी हैं, जिनको कहा जाता है कि साहब वो वहाँ भगवान बैठते हैं। तो अगर भगवान बैठते हैं तो वहाँ कुछ होना भी चाहिए। अगर वहाँ कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब अब वो भगवान नहीं रह गए हैं। अगर वो भगवान है तो वो फैसला करेंगे ना कि कुछ गुंडे खड़े होते हैं, एक और गमछा डाल लेते हैं और एक लड़की को घेर रहे हैं। शर्म की बात है। अगर 100 बदमाश अगर एक लड़की को घेर रहे हो हिंदुस्तान में, तो डूब मरने की मकाम है इस हुकूमत का और इस हुकूमत से जुड़े लोगों का। सर, जिस तरह से आपने कोर्ट्स की बात की, इंस्टीट्यूशंस जो है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है, क्या लग रहा है आपको कि आज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे देश के, फिर चाहे जांच एजेंसियां हो या फिर इलेक्शन कमीशन जैसी इंस्टीट्यूशन हो, कोर्ट जैसी इंस्टीट्यूशन हो या फिर सीएजी जैसी इंस्टीट्यूशन हो, क्या उनके ऊपर दबाव है? क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं सर? असल में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट आज की तारीख में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे दीवाने, कुछ ऐसे सरफिरे, कुछ ऐसे कलंदर, कुछ ऐसे संत मिजाज लोग मौजूद हैं जो किसी दिन भी कोई फैसला दे सकते हैं। जो किसी दिन जिस तरह इंदिरा गांधी को तख्त से उतार दिया गया था, उसी दिन ये किसी को भी उतार सकते हैं। लेकिन और बाकी जितने ये ईडी, पीटी, सीटी, सीटी हैं, ये सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, अपनी अपनी दौलत बचाने के चक्कर में पैरों में पड़े हुए हैं दिल्ली सरकार के, जूते साफ कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ गरीबों की आय लेंगे और इसके बाद सिर्फ गरीबों को नुकसान पहुंचाएंगे। इनसे इंसाफ की कोई तो नहीं है। जो 10% से ज्यादा नहीं रह गया है इंसाफ का अंदाजा, वो सिर्फ है तो सुप्रीम कोर्ट से है या कोर्ट से, आई मीन जो भी जुडिशियरी से है कि एक बार अगर वो अंगड़ाई लेकर के उठा तो हिंदुस्तान वैसे ही ठीक हो जाएगा जैसे जुडिशियरी ने इंदिरा गांधी को ठीक कर दिया था। और बगैर जुडिशियरी के उठे ये ईवीएम, पीवीएम, इलेक्शन कमीशन, ये सब नाटक मंडली के सब ये सब कव्वाल हैं। इनकी इन पर भरोसा करना ही बेवकूफी की बात है। बिल्कुल नथिंग, कुछ नहीं, सॉरी। और मैं एक शायर हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं और जो लोग सुन रहे हैं वो समझ लेंगे मैं क्या कह रहा हूं। सर, साहित्य की जब आप बात आती है तो आज देश में साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देश कहाँ जा रहा है? देखिए, साहित्य का मामला ये है कि साहित्यकार चुप है, सोच रहे हैं हम लिखें, पढ़ें। क्योंकि अगर हम कोई भी हरकत करते हैं तो हमारा एक गैंग बना दिया जाता है। जैसे मालूम हुआ आईएसआई का गैंग होता है, आतंकवादी का गैंग होता है, तालिबानी का गैंग होता है, अफगानी का गैंग होता है, कहाँ कहाँ का गैंग है। तो वैसे ही इन लोगों ने असल में जितने बैठे हुए हैं सत्ता में, इनमें 90% लोग ऐसे हैं जो बेपढ़े लिखे हैं, जिनका साहित्य से कोई ताल्लुक नहीं है, जो ये माँ सरस्वती को ये देवी नहीं समझते हैं। माँ सरस्वती की इनकी निगाह में कोई इज्जत नहीं है, तो इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। वरना साहित्यकार आज भी अगर अगर उसको इजाजत मिल जाए लिखने की और सच लिखने की, वजह ये है हम लिखते हैं, हम लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी जीवनी का दूसरा हिस्सा हम लिख रहे हैं, लेकिन इसका एक पन्ना भी कोई छापेगा नहीं। विज्ञापन सबको चाहिए ना, अखबार को विज्ञापन चाहिए, टीवी को विज्ञापन चाहिए, सबको विज्ञापन चाहिए। ये बेचारे जो सोशल मीडिया वाले हैं या छोटे मोटे वाले हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं, इनको सुनता कितना है। जितना यानी एक शायर की आवाज अगर पूरे मुल्क में न पहुंचे, एक कवि की अगर ललकार पूरा मुल्क न सुने, तो फिर उसकी ललकार क्या हुई, उसकी आवाज क्या हुई? शेर की आवाज से जंगल हिलता है, और माफ कीजिएगा कवि या शायर शेर होता है, लेकिन उसकी आवाज को तो आप उठने ही नहीं देते, अखबारों के पन्नों में छपने नहीं देते, रेडियो टीवी पर बोलने नहीं देते हैं, तो कैसे इनकलाब आएगा? साहित्यकार को आजाद कीजिए। साहित्यकार को अगर आप आजाद नहीं करते हैं, उनका गैंग आप बनाते हैं कि ये गैंग है, ये गैंग है, तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान साहित्यकारों से महरूम हो जाएगा। आप जंगल के जानवरों में तो चिप्स लगा रहे हैं कि वो कहाँ है,
लेकिन कौन साहित्यकार कहाँ मर रहा है। अभी जो संध्या मुखर्जी ने अवार्ड वापस किया था, जो आपने उसको पद्म भूषण दीदी को दे रहे थे, बुद्धदेव बुद्धदेव भट्टाचार्य, बहुत बड़े, ही वॉज नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, वो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, अपने जमाने के बहुत बड़े ड्रामों के राइटर थे और डायरेक्टर थे। उन्होंने आपका अवार्ड आपको वापस कर दिया। ये तो आपके लिए सोचने की बात है कि साहित्यकार आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा है, और जब किसी सरकार से साहित्यकार नाराज हो जाते हैं तो आप ये याद रखें कि इसका मतलब है भगवान आपसे नाराज हो रहा है। सर, एक और चीज आज की जो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आशीष मिश्रा टेनी, जो लखीमपुर मामले में जो आरोपी था, उसे आज बेल मिल गई है। तो इसको लेकर कई सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है इसमें? उसको आज तो बेल नहीं मिली है, उसने जिस दिन कत्ल किया था उसी दिन उसको बेल मिल गई थी। ये तो एक नाटक हो रहा है, जो आज बेल मिली, कल बेल, उसी दिन उसको बेल मिल गई थी। वो ऐसे बैठा था जहां अरेस्ट करके ले गया था थाने में, जैसे वो खुद एसओ हो, वो खुद सीओ हो, वो खुद एसपी हो, खुद डीएसपी हो, सब कुछ वही हो। जेल में गया तो उसका खाना बाहर से जा रहा है, घर से जा रहा है, हर ऐश हर अय्याशी का सामान उसके लिए जेल में मौजूद था। वो जेल में था कहां? ये सबसे बड़ा झूठ है। ये हुकूमत झूठ बोल रही है, अदालत झूठ बोल रही है कि उसने बेल दी है। ये कहे कि आज उसे आजाद कर दिया गया है, बेल नहीं हुई है, जमानत नहीं हुई है, उसे आजाद कर दिया गया। इस बार वही होगा जो इस मुल्क के और इस उत्तर प्रदेश के लोग चाहेंगे, और ये बाबा भी जानता है कि इस मुल्क के लोग, इस उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाह रहे हैं। सर, वेस्टर्न यूपी में चुनाव हुए आज, और वेस्टर्न यूपी में बड़े पैमाने पर किसान है, किसानों का आंदोलन लगभग 1 साल तक चला। तो किसानों में किस तरह की नाराजगी, आपने किसान, आपके कई मित्र होंगे, उनसे मुलाकात होगी, तो क्या बताया? देखिए, किसानों के साथ जो हुआ तो अफसोसनाक है। उसमें लहजे बताने की बात, तो किसान तो छोटे मोटे हम भी हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का मतलब है कि किसान ही है वो। आज किसान ना हो, कहीं भी चला गया हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन हमारी बुनियाद तो मिट्टी है। और फिर मुसलमान होने के नाते हमें तो मिट्टी इतनी अच्छी लगती है, इतनी मिट्टी में सोना भी है। तो लेकिन जिस तरह साहब जालिमाना तरीके से उसने टेनी के लड़के ने इंसानों को रौंद करके मार दिया था, माफ कीजिएगा, अगर बाबा की जगह कोई ईमानदार चीफ मिनिस्टर होता तो वही शूट करवा देता, तो लोग समझते कि हाँ ये सख्त आदमी है। लेकिन नहीं, वो हमारे अमित शाह खड़े होकर कह रहे हैं दूरबीन से भी कोई दिखाई नहीं देता माफिया। माफिया तेरे बराबर में खड़ा हुआ है, माफिया नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, माफियाओं को कभी माफिया दिखाई नहीं देता। सर, आपकी शायरी में अगर आज लखनऊ के हालातों को, अगर उत्तर प्रदेश के और देश के हालातों को आप बयान करेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, हम तो यही इसमें कुछ कहा ही नहीं है, बस यही कह सकता हूँ कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है, और बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। तो हमारे साथ थे मुनव्वर जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय एक बार फिर से रखी है, और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें बदलाव जरूर होगा। हालांकि चुनाव चल रहे हैं, 7 चरणों में मतदान होने हैं, और इसके नतीजे आएंगे 10 तारीख को, 10 मार्च को, और उसके बाद ही ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत की कुर्सी पर कौन बैठता है। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक,
जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HWD न्यूज़ पर।